दोस्तों नमस्कार। ईरान की डेलीगेशन वो पाकिस्तान पहुंच गई इस्लामाबाद के अंदर। उनके 70 मेंबर्स हैं और उनकी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं मोहम्मद बागेर गलीबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची। साथ में जो यूएस की डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस। उनके साथ 70 मेंबर्स हैं, यानी कि टोटल 71 मेंबर्स हैं। और साथ में उनके हैं एडवाइजर जैरेड कुशनर और ट्रंप के जो दामाद है वो भी उनके साथ गए हैं। दोनों पाकिस्तान की जब एयर स्पेस पे एंटर किए तो उनके साथ 6 F-16 फाइटर जेट है जो पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए थे, क्योंकि वहां उसको डर था कि उन पे अटैक हो सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न था। और लैंड कहां किए? नूर खान एयरबेस पे, जिसको इंडिया ने सत्यानाश कर दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर किया था। और उसके बाद इनकी वहां पे मीटिंग स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करनी थी, फिर दोनों लीडर्स ने आपस में मीटिंग करनी है। ये कहा जाता है दोनों एक दिन के लिए वहां पे रहेंगे, लेकिन इससे पहले ईरान ने एक कंडीशन रख दी कि अमेरिका बताया कि वो सीरियस है। उसने कहा अमेरिका कुछ तो करे, जैसे इनके जो असेट्स हैं जो इतने सालों से कंट्रोल करके रखे थे, बैन करके रखे थे, उसको खोलने की बात की। और ऐसा लगता है कि अमेरिका इनके असेट्स को छोड़ने को तैयार हो गया। ज्यादातर असेट्स है इनके कतर के अंदर और इसके बाद बातचीत का इश्यू होगा। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले कुछ हड़कंप सा मच गया था, कुछ गड़बड़ी हो गई थी जब शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट उनको भेजा था ट्रंप ने एज ए ड्राफ्ट, उसी को उन्होंने रीट्वीट कर दिया, अपने ट्वीट में डाल दिया। उसके अंदर ड्राफ्ट भी लिखा था, फिर जब गलती पता चली तो 1 मिनट के अंदर उनको काट दिया। मतलब आप देखिए किस टाइप का एटीट्यूड है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। और ये यहाँ पे पीस की बात करेंगे, और पीस की बात स्टार्ट करने से पहले जब इनके असेट्स की बात हुई तो ये भी माना जाता है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली ईरान जो इनके ब्लॉकेट रखा है हरमुज का उसको खोल देगा। लेकिन ईरान को भी नहीं पता कि उसने जो यहाँ पे एम्यूनिशन डाले थे सी के अंदर वो कहां पे हैं, क्योंकि फ्लोटिंग माइंस थी, यहां से वहां चली गई। इस पे भी टाइम लगेगा। लेकिन मेन बात है कि इस टाइम पे ट्रंप के लिए साख की बात बनी है। ट्रंप किसी न किसी तरीके से बताना चाहते हैं अपने पब्लिक को कि मैंने वॉर में जीत ली। शोर तो बहुत मचाया ट्रंप ने कि मैंने वॉर जीत लिया, लेकिन कोई मान नहीं रहा उनकी बात को। लेकिन अब ट्रंप प्रूव करना चाहते हैं कि मैंने वॉर जीत लिया। और ट्रंप का मेन इशू है कि ट्रंप इस वॉर से निकलना चाहते हैं बाहर। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बड़ी बदतमीजी कर दी, इसराइल को गालियां देनी शुरू कर दी। इसराइल ने भी उनको जवाब दिया। फिर लोग ये भी कह रहे हैं तो आतंकी देश है, यहाँ पे क्या बातचीत होगी, क्या बात करें, क्या यहाँ पे समझदार लोग बैठे। और इसी इशू पर चर्चा करने के लिए पहले बात करेंगे उदय शंकर पानी जी से। उदय शंकर पानी जी आप जानते हैं रेगुलर मेरे चैनल में आते हैं, हम दोनों क्लासमेट्स भी, और आज भी हम इकट्ठे मिलकर के वीडियो बनाते हैं ताकि पब्लिक को अच्छे तरीके से बताएं, समझाएं, जो हमारी नॉलेज है पब्लिक के साथ शेयर करें। उदय शंकर पानी जी, अब ये पीस टॉक्स हो रही हैं, आपको क्या लगता है पीस टॉक्स सक्सेसफुल होंगी? क्या हॉर्मोस खुल जाएगा? क्या जनता को यहाँ पे कुछ रिलीफ मिलेगा? क्या एक दिन में सारा सोल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर, या बहुत टाइम लगेगा ये सारी की सारी बात के ऊपर रिजल्ट आने में? सर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वैंस अपने अमेरिका के हैं उनको डर है, क्योंकि एक आतंकी देश के अंदर आए कुछ भी हो सकता है। तो वो तो रात को जाना चाहते हैं। अब वो आज क्या मीटिंग होगी, कब मीटिंग होगी, क्योंकि मीटिंग शुरू होने से पहले ही ईरान ने कुछ बड़ी बड़ी शर्तें जो अमेरिका मानेगा नहीं कि भाई आप इजराइल फर्स्ट मत बोलिए। अरे उसका भी इसके लड़ाई से क्या लेना देना। आप ये मत करिए और उसके बाद आप हमारे पैसे, हाँ पैसे आपके मिल जाएंगे आके, वो तो अमेरिका इज रेडी टू रिलीज द फंड। तो अभी एक बड़ी मैं बता रहा हूँ ये कॉमेडी एक और होने वाली है। अभी शरीफ जी हमारे इनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अब वो बोलेंगे जी अभी इनको मत दीजिए, ट्रंप को नहीं दीजिएगा नोबेल प्राइज, अब नोबेल प्राइज मुझे दीजिए क्योंकि मैं करवा रहा हूँ। अरे मैं तुम खत नहीं करवा रहे यार, तुम कुछ नहीं करवा रहे, तुम वही कर रहे हो जो ट्रंप बोल रहा है। उदय, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर हो सके तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। शरीफ का क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे पीस टॉक करवाने का? सर वो थोड़ा कम है दिमाग उसका, बिल्कुल। वो बड़ी उनको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम बड़े नेगेटिव फेज में चल रहा है, सब लोग उससे नाराज हैं। तो उनको लग रहा है कि ये जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो करें कि भाई हमने
पीस करने की कोशिश की है, तो दिस वाज अनएक्सपेक्टेडली उनके लिए है कि इतनी इंपॉर्टेंस उनको मिलना वो शायद हजम भी नहीं होगा इनको। अब आप देखिए अच्छा, जितने बिल्कुल, भी हाँ, ठीक है। ईरान ईरान और अमेरिका के जितने भी वीआईपीज आ रहे हैं, तो वो जो पाकिस्तान का डेलीगेशन जा रहा है तो उसमें मुनीर उनसे आगे खड़ा है। अब बताइए ये प्रोटोकॉल भी नहीं है, तो अजीब और गरीब है। अब उनका यही है कि सर हमारी थोड़ी वाह वाह हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत गालियां खा रहे हैं, हम लोग बहुत मार खा रहे हैं, हम लोग अफगानिस्तान से मार खा रहे हैं, बलूचिस्तान से मार खा रहे हैं, ईरान भी हमसे नाराज है, बार बार हमको थप्पड़ मार देता है उठा के। और लेकिन इनको असली थप्पड़ पड़ने वाला है, आप, मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला, फ्रॉम ट्रम्प। ट्रम्प को उदय, पता है कि ये लोग। हाँ, उदय, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, बीच में जो चीजें आएंगी मैं नए नए क्वेश्चन पूछता रहूंगा। हाँ, देखो, हाँ जी ट्रम्प ने शहबाज शरीफ और मुनीर को क्यों चुना इस टॉक सर, के लिए? कठपुतली है सर, एक कठपुतली है। उनको पता है कि ये लोग वही करेंगे जो ये चाहता है, ये लोग वही बोलेंगे जो ये कहना चाहता है ट्रम्प। और दुनिया को अच्छा, पता है, और वैसे भी दुनिया को पता है कि ये भैया चमचे लोग हैं ट्रम्प के। और इसलिए ट्रम्प ने एक मुजरिम कंट्री को उन्होंने चूज कर लिया कि भैया आप ये करिए, जरा आप इसके अंदर करिए। जबकि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर रिलेशन किसी कंट्री के अच्छे हैं विथ ऑल द कंट्रीज इज इंडिया, बट एनीवे, इंडिया सेड वी आर नॉट दलाल्स, हम किसी के को। लेकिन वहां ट्रम्प को ये पता है कि ये हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा इंडिया, इंडिया वही करेगा जो वो सोचता है सही है। एंड सो हाँ, कुछ कह रहे थे सर आप? उधर एक और बात है कि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प इस टाइम पे सबसे बड़े प्लेयर है क्रिप्टो करेंसी के, और आसिम मुनीर उनके डिप्टी है, इसीलिए उन्होंने आसिम मुनीर को चुना है। क्योंकि ट्रम्प ने जब यहाँ पे पहला सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, ट्रम्प ने कहा कि आप भी पैसे कमाओ, मैं भी पैसे कमाऊंगा, इस टाइप की ट्रम्प बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसीलिए चुना हुआ है, क्योंकि इनके कुछ ट्रेड के बिजनेस है, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस है आपस के अंदर? नहीं, इस वक्त जो क्राइसिस है और इस टाइम जो गर्माहट है, मुझे नहीं लगता कि उसमें क्रिप्टो करेंसी का इशू कोई इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है जाके। दे विल मेक देयर नहीं, मनी। इंपॉर्टेंट प्ले नहीं कर रहा, लेकिन एक बात है कि ट्रम्प और जो इसकी दोस्ती है, ट्रम्प ने जो इनसे दोस्ती की आसिम मुनीर से, क्रिप्टो करेंसी उसके अंदर मेन चीज है, इसीलिए उसको चुना है शायद। लेकिन लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इशू कहीं इंपॉर्टेंस रखता है जाके, इतना नहीं। ये पहले वॉर किस तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि आज अगर सपोज नहीं जमी उनकी और टेंशन होगी और अमेरिका कहेगा कि हम बात ही नहीं करते तुम्हारे साथ, आप हमारे इजराइल का इशू नहीं बोल रहे, और ये लेबनान का कहां से नया एक इशू कर दिया। मुझे एक, अच्छा ये सवाल मैं आपसे करता हूं, मुझे बताइए ईरान और हिजबुल्लाह का रिश्ता क्या है? वो क्यों इतना कर रहे हैं कि भैया लेबनान के अंदर आप वॉर, अरे लेबनान का इशू इतना इंपॉर्टेंट है तो वो कंट्रीज का भी सब इशू इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप अभी तक वहां रॉकेट फेंक रहे थे, जैसे मिडल ईस्ट के अंदर, पूरे दुबई के अंदर और अबू धाबी के अंदर, और जितनी भी वो कंट्रीज वहां पर जो अमेरिकन बेसेस वगैरह, आप वहां पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे। तो भाई उनको भी इन्वॉल्व करिए ना, आप लेबनान के पीछे क्यों लगे? क्योंकि लेबनान में आपका बेटा, आपका बदमाश बच्चा हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, और हिजबुल्लाह का, मैं बता रहा हूं, इजराइल ने डिसाइड किया, 7 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया था कि हमें इनको खत्म करना है। वो ना अमेरिका की परवाह करेंगे, ना ईरान की परवाह करेंगे, किसी कंट्री की नहीं। दे हैव टू वाइप आउट दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई वो तो बिल्कुल ठीक बात है। देखो, इजराइल का इसमें सर्वाइवल भी इस चीज के ऊपर है, लेकिन ये तो ईरान ने पाल के रखे थे, हिजबुल्लाह भी पाला था, हमास भी पाला था, और हूथी भी पाले हुए हैं। वो इन्हीं के दम पे तो यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे थे, और पूरे वर्ल्ड को इस टाइम पे इन्होंने दबा के रखा हुआ था। लेकिन जब देखिए अब बात हुई, उसके अंदर इजराइल को तो बुलाया नहीं गया। इजराइल जबकि एक पार्टनर है, और यहाँ पे जब एक्चुअली इनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने, तो उसने बात तो कह दी कि जो वहां पे ट्वीट आया था वही पिक पेस्ट कर दिया, वैसे ही पिक एंड पेस्ट कर दिया। लेकिन साथ में एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, जिसके ऊपर किसी ने बोला नहीं था। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह भी इसका पार्ट है। जब ये इशू हुआ तो उस टाइम पे इजराइल मना कर दिया, इजराइल ने इमीडिएटली अटैक करना शुरू कर दिया लेबनान के अंदर, जहां पे हिजबुल्लाह बैठे। फिर ट्रम्प इनसे नाराज हो गए। भाई तुम्हें किसने कहा था? भाई जब ऐसे लोग पालोगे तो उल्टी सीधी बात तो करोगे, जब बंदर आपकी यारी करेगा तो बंदर आपकी नाक तो काटेगा ही ना। यही शहबाज शरीफ ने किया, और इससे सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई इस टाइम पे। अब ईरान भी कहने लग गया, उसने तो नहीं कहा था हिजबुल्लाह की बात,
जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इशू उठाया तो ईरान ने भी कह दिया कि हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं होगा, इजराइल इसको छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे इनका पेच फंसा हुआ है सारी कंट्री का। अब बात ये आती है कि लड़ाई खत्म करनी तो है किसी ना किसी तरीके से, टेम्परेरी हो, लेकिन हाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लड़ाई टेम्परेरी खत्म होगी, ईरान की कंडीशन कुछ मानी जाएंगी, स्पेशली जो ईरान ने कहा है कि हमारे जो सेट्स हैं उनको रिलीज कर दो, और ईरान ने ये भी कहा कि हमारा जो नुकसान हुआ उसको भरो। तो हो सकता है कि ट्रंप इसके ऊपर कह दे कि आपके ऊपर जो सैंक्शन लगी है वो हटा देते हैं, आप तेल बेचो, अपना सब कुछ बेचो। लेकिन होर्मुज खोलने में टाइम लग जाएगा। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कंट्री पे अटैक हुआ था, चाहे सऊदी था चाहे यूएई था, उनको तो बात बुलाया नहीं गया यहाँ पे, और पाकिस्तान यहाँ पे चौधरी बना दिया ट्रंप ने। चोर को वही बात कहते हैं, चोर को चौधरी बना दिया। उदय, पुरानी हम कहानी सुना करते थे, एक राजा ने अपने पास उसके मक्खी बैठ जाती थी, कभी उसने सिक्योरिटी के लिए बंदर रख दिया। जब बंदर रख दिया तो बंदर उसके ऊपर चेप रहा था, मक्खी बार बार तंग करे तो बंदर ने तलवार उठाई, राजा की नाक काट दी। ये हाल हुआ होगा अमेरिका का यहाँ पे, और यही पाकिस्तान करेगा, क्योंकि ये बंदर के हाथ पे आपने तलवार दे दी, कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन एक और बात बताऊं कि इस टाइम पे पाकिस्तान डिमांड कर रहा है, क्योंकि जो उनसे यूएई ने पैसे मांगे थे 3.5 बिलियन, उसमें से 1.2 बिलियन वापस दे दिए, और वापस देने के साथ उन्होंने गाली देने की शुरू कर दी यूएई को कि इनको जरूरत थी, भूखे मर रहे, इसने पैसे दे दिए। भाई तुम्हें पैसे दिए यूएई ने इतने साल से, तुम्हें तेल दे रहा था, सस्ता तेल दे रहा था, तुम्हें रोल ओवर कर रहा था अपनी जो इन्होंने लोन दिया था। अब जो पैसे मांग रहे हैं तुम कहते हो हमसे भीख मांग रहा है, अरे भिखारी तो तुम हो। फिर यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस पे क्वेश्चन उठा रहे। फिर एक और बात करते हैं, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने इजराइल को गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी इजराइल को इससे बाहर करना चाहिए, इजराइल यहाँ पे जेनोसाइड करता है और इनोसेंट लोगों को मारता है, उसको कैंसर है। भाई सबसे बड़ा कैंसर तो पाकिस्तान है, सबसे बड़ा कैंसर पाकिस्तान है। लोग ये भी कह रहे हैं जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं कि पाकिस्तान वही है जिसने 9/11 का हमारे पे हमला करवाया था और हमारी बिल्डिंगों का सत्यानाश कर दिया था। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, इसको आपने कैसे पीस के अंदर डाल दिया। और बड़ा अच्छा साथ में लोग, हाँ वो बड़ा अच्छा एक आर्मी कर्नल था, वो टीवी के उसके अंदर बोल रहा था कि यार पाकिस्तान एक ऐसा जेब कतरा है। अमेरिका कहता है कि मैं अभी लेस बांध रहा हूं तो तुम मेरा पर्स पकड़ लो, और वो जेब कतरा पर्स तो उड़ा लेगा, वो तो भाग जाएगा जाके। तो देखिए जैसे अपने एक सवाल में से किया कि वाई आर दे डूइंग इट, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है 4 पैसे कमाने के लिए सर। वो अभी अमेरिका को उन्होंने हाथ आगे खड़ा कर दिया होगा, वहां से पैसे ले लिए होंगे, और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप उनको बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पर यूएई में बोलिए कि भाई हमसे और ज्यादा पैसे ना मांगे। वो उनका खेल यही है सर। उनकी इकोनॉमी बर्बाद है, बहुत महंगाई है। हाँ बोलिए सर। नहीं देखो, बेसिकली इस टाइम पे पाकिस्तान अपनी कंट्री को संभाल नहीं पाया, इंडिया से उसकी दुश्मनी चल रही है। एक टेम्परेरी सीज फायर हो रखा है यहाँ पे, वो भी इंडिया ने इनकी बात मान ली। फिर इनकी तालिबान से लड़ाई चल रही है, फिर बीच में आपके जो बलूची हैं उनके ऊपर हमले, वो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो इस टाइम पे इस्लामाबाद को इन्होंने पूरे फोर्ट के अंदर तब्दील कर दिया, पूरा फोर्ट्रेस बना दिया। और वैंस जो है उनको सिक्योरिटी का कंसर्न था, तो उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के 6 F-16 आए, वो भी नूर खान एयरबेस जिसपे इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया था। अब यहाँ पे इस्लामाबाद में बात हो रही है, होटल में दोनों को ठहराया गया, और ये भी कहा जाता है कि होटल के पैसे कौन देगा? वो सारे के सारे पैसे लिए जाएंगे अमेरिका से। बिल्कुल अमेरिका उसके पैसे ही देगा। हाँ अमेरिका को उन्होंने शुरू में ही बोल दिया होगा जी हमारे पैसे वैसे नहीं है, हम लोग अधिवेशन तो कर देंगे लेकिन हॉस्पिटैलिटी के पैसे आप देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। मुझे यही जैसे पाकिस्तान का तो देखिए एक ही उसका सोल्यूशन है, जैसे मुझे डॉक्टर राही मासूम रजा बार बार बोला करते थे, जिन्होंने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी थी, कहते हैं शांति तभी होगी आबाद जब होगा पाकिस्तान बर्बाद। और कोई सोल्यूशन नहीं है सर एनीवे। ऐसे चोर देश को जो बात में झूठ बोलता है, आप उसको वहां पर आपने उनको बता दिया कि भैया आप ये पीस डील का आप करिए, ये तो और भट्टा बिठा देंगे, ये तो और झगड़ा करवा देंगे। मैं बता रहा हूँ झगड़ा नहीं भी होगा, ये करने वाले हैं। हाँ उधर पहले ही करवा तो दिया लेबनान का इशू उठा करके। बिल्कुल है ना। अब देखो मेन बात है यहाँ, लेकिन एक और चीज देखो, कौन सी कंट्री के अंदर पीस टॉक हो सकती थी? ईरानी डेलीगेशन, अमेरिका तो जाएगी नहीं, अमेरिका उसको बुलाएगा भी नहीं। गल्फ कंट्री में होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे अटैक किया रशिया चाइना। अपने इंडिया क्यों करेगा? इंडिया को क्या लेना? आपका झगड़ा अपने सुलझाओ,
हम बिचौले बन के काम तो नहीं करेंगे। आज तक इंडिया ने कहीं मेडिएट किया है? देखो, जब पीएम मोदी इजराइल गए थे, इजराइल के बाद उनका जो इजराइल गए थे, तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे। जब लेबनान गए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुलाया था। उस टाइम पे लेबनान ने कहा कि आप पीस टॉक कराइए, हमारी सुलझा कराइए, मतलब दोस्ती कराइए दोबारा से। पीएम मोदी चुपचाप खिसक गए। देखिए, दोस्ती वहां होती है जहां पे भरोसा होता है। यहाँ पे जो दोनों का भरोसा नहीं है। अगर यहाँ पे आज हम पीस टॉक करा दे, कल फेल हो जाएगी, सारा का सारा कूड़ा हमारे सिर पे गिरेगा, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान वैसे ही गंदगी है, कूड़ा है पाकिस्तान, तो वहां पे किसी को लगा दे, उनको क्या फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान के अंदर कोई क्वेश्चन भी करने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे तो प्रेस पे पूरी सेंसरशिप है। जब भी चाहेगी आर्मी उसको उठा लेगी, जो उनके ऊपर क्वेश्चन उठाएगा। देखिए, इंडिया इस ऐसी चीजों के अंदर कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि इसमें किसी को फायदा नहीं होता, नुकसान मिलता है। और पाकिस्तान का इससे ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता। पाकिस्तान तो वैसे ही डूबा पड़ा है, इकोनॉमिकली डूबा पड़ा है, और पाकिस्तान को जो पैसे देगा उसका काम कर देगा। पाकिस्तान तो एक तवायफ की तरह काम करता है। जैसे तवायफ को पैसे दो, आपके पास आ जाएगी, वैसे पाकिस्तान है, पैसे दे दो आ जाएंगे। ना आसिम मुनीर को समझ आए, ना आपके शहबाज शरीफ को समझ आए, बात करने की तमीज नहीं है कि क्या करने। फिर इनके जो डिफेंस मिनिस्टर वो भी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो लेकिन उम्मीद ये करते हैं, लेकिन सब उम्मीद ये करते हैं कि क्योंकि बहुत सी कंट्री इस टाइम पे बीच में आ रही हैं, वो चाह रही है कि मुश्किल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है आपके यूरोपियन कंट्री को। जर्मनी भी इंटरेस्टेड है, यूके भी इंटरेस्टेड है, फ्रांस भी इंटरेस्टेड है कि हॉर्मुज खुल जाए। खुलना तो पड़ेगा। और जिस तरीके से ईरान ने कब्जा किया हॉर्मुज के ऊपर, एक उन्होंने एक एग्जांपल सेट कर दी है कि कभी भी हॉर्मुज से बाकी जगह को बंद किया जा सकता है। ये कंट्रियां आज यूएन के रेजोल्यूशन या यूएन की अहमियत को मानती नहीं है, और इसको जो सत्यानाश किया है यूएन का, वो किया है। यूएन वीक हो गया, और उसके ऊपर जो मेन आदमी है या मेन कंट्री है वो है अमेरिका। अमेरिका ने यूएस को टोटली मीनिंगलेस बना दिया है। और आज जिस तरीके से ट्रंप ने दादागिरी करके स्टेटमेंट इशू करनी शुरू कर दी, जिस तरीके से इन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, वो जिस तरीके से वो दादागिरी नहीं उसका है ही, वो फकिंग शकिंग ये पता नहीं क्या क्या बोल देता है, गाली गलौज करता। कभी कभी आपने कभी प्रेसिडेंट को कभी गालियां देते वो सुने आपके, लेकिन दैट्स अमेरिकन वे, दीज आर अमेरिकन स्लैंग्स व्हिच दे मुझे एक बार बता दो, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम बता दो जो ऐसे गालियां देता हो, किसी का बता दो। कोई नहीं, सिर्फ यही है ना। हाँ, तो ये आप पावरफुल कंट्री हो गई। हम आई एम वेरी पावरफुल, एक दिन में किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई कैन डू दिस थिंग, आई हैव डिस्ट्रॉयड इरानियन, आई हैव डिस्ट्रॉयड इरानियन नेवी, आई विल फिनिश देम ऑफ, आई विल डू दिस थिंग, आई विल डू दैट। हुआ तो कुछ नहीं हुआ, सारे सिस्टम फेल हो गए। तुम करना कुछ चाहते थे, उनकी रिजीम चेंज करना चाहते थे, वो तो हुई नहीं। तुम वहां के लोगों को सेफगार्ड करना चाहते थे, ह्यूमैनिटी दिखाना चाहते थे, वो तो आप कर नहीं पाए। आपने तो बल्कि पूरे वर्ल्ड को फंसा दिया। जब लड़ाई से पहले क्या सिचुएशन थी, हॉर्मुज का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तेल चल रहा था, सबको ट्रेड हो रही थी, बिजनेस हो रहे थे। आपने लड़ाई करा करके हॉर्मुज को बंद करा दिया, ईरान को बता दिया कि तुम्हारी पावर कहाँ है, तुम क्या कर सकते हो। यानी कि ईरान को उन्होंने एक तलवार दे दी कि तुम जाओ, जब भी चाहो हॉर्मुज को बंद कर दो। और एक और बात देखिए, ईरान ने कहा जो भी यहाँ पे तारे जाती है, जो कम्युनिकेशन की है, जैसे साइबर जो वो है जिससे आप बातचीत करते हैं लोगों से, उसको काट दूंगा। अब आप सी के अंदर ये भी काम करने लग जाओगे। इंडिया और यूएई प्लान कर रहे थे कि हम मिलके यहाँ पे एक रेलवे लाइन चलाएंगे जो समुद्र के नीचे जाएगी, आप तो उसको भी उड़ा दोगे। फिर ये भी बात कर रहे थे कि हम एक ऑयल की पाइपलाइन बनाएंगे ताकि यूएई से हमारे को तेल और गैस आ सके। कल तो ईरान वो भी उड़ा देगा, जिस टाइप की ईरान ने धमकी देनी शुरू कर दी है। तो वर्ल्ड को आज यूएस के प्रेसिडेंट या ट्रंप ने टोटली इंस्टेबल कर दिया है, बता दिया है कि जो मर्जी जो करना चाहे कर सकता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। यही हुआ ना इससे। सर इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप देखें कि मोदी जी और हिंदुस्तान का थोड़ा रुझाव ईरान की तरफ ज्यादा है, बिकॉज ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। और सर, और ये जो अभी ड्रामा कर रहे हैं ना ये पाकिस्तान में, यहाँ एक चीज तो एस्टेब्लिश होगी कि यहाँ पप्पुओं की कमी नहीं है। पप्पू बड़े बड़े हुए हैं, चाहे इनका फॉरेन मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो। और यार एक तो वो भी नहीं आया, अपना क्या नाम है, वो भुट्टो का बेटा, वो और कमाल का, उनका फॉरेन मिनिस्टर वो तो और कमाल का पप्पू है बिल्कुल। तो पप्पुओं की नहीं कमी नहीं है, दिमाग इन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। और जो अभी तक एटमॉस्फेयर थोड़ा सुधरने को आ रहा है, इसको बिगाड़ देंगे पाकिस्तान। आई एम नॉट होपफुल दैट देयर विल बी एनी वेरी कॉन्क्रीट पॉजिटिव इफेक्ट आउट ऑफ दिस। ये देखना, इनकी गलतियों से ही ये वापस कचरा पट्टी आ जाएगा। एंड अगेन इस बार जो वॉर होगी विच विल बी वेरी मेजर, वो अमेरिका इसमें सब कुछ डाल देगा। इजराइल तो खैर वो किसी मूड में नहीं है इनको बख्शने के, तो इट विल बी समथिंग वेरी सीरियस विच शुड नॉट हैपन।
देश की भलाई के लिए नहीं, दुनिया की भलाई के लिए और दुनिया की पीस के लिए मैं चाहता हूं कि हो सके कैसे भी कुछ सेटलमेंट हो जाए इन लोगों का एंड कुछ शांति आए, तो इट विल बी गुड फॉर अ कॉमन मैन, इट विल बी गुड फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड लेट अस होप फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट्स। हाँ उदय, मैं एंड में थोड़ी सी बात भी कहूंगा कि यूएस की 71 मेंबर की डेलीगेशन है, ईरान की 70 मेंबर की है। ईरान की डेलीगेशन के अंदर जितने भी लोग आए हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर और स्पीकर को छोड़ करके सारे के सारे पीएचडी हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर पढ़े लिखे लोगों की टीम भेजी है उन्होंने। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से ट्रंप ने ईरान पे अटैक किया, जिस तरीके से जब से ट्रंप पावर में आया, जिस तरीके से ट्रंप वर्ल्ड को डील कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी हो चुकी है और इस टाइम पे पूरा वर्ल्ड एक ऐसी जगह पे पड़ा है जहां पे कभी भी न्यूक्लियर वार हो सकता है। और ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इन्होंने हिला दिया है और जिस पूरे वर्ल्ड को इंस्टेबल कर दिया है और एक पागल आदमी की वजह से पूरा वर्ल्ड आज भुगत रहा है। जैसे आपका यूक्रेन के अंदर एक जोकर को इन्होंने वहां का प्रेसिडेंट बना दिया, उसने यूक्रेन का सत्यानाश कर दिया, उसी तरीके से ट्रंप ने अपने यूएस का तो सत्यानाश किया है, सारे साथ पूरे वर्ल्ड का सत्यानाश कर दिया है और सर पूरा वर्ल्ड इससे उभर नहीं पाएगा जहां तक मैं सोचता हूँ। हाँ मेरे ख्याल से सूद साहब पूरा ब्लेम ट्रंप के ऊपर डालना अच्छा नहीं है, उसके तो घर में रोटी है, वो तो आराम से बैठा हुआ है जाके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज ईरान। ईरान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विच कैन डेयर टू फाइट विद देम। उसको खत्म करना चाहते हैं लोग, उसके जितने भी पावर हैं वो उसको कट करना चाहते हैं आके। और इजराइल को अगर किसी से भी खतरा है तो दैट इज ईरान। और ईरान ने अगर कहीं एटम बम बना लिया तो एटम बम बना लिया सर, इट विल बी वेरी बैड फॉर द पूरी दुनिया के लिए खराब होगा। मैं बता रहा हूं, उदय ठीक बात है ना उदय, बिल्कुल आपकी मैं बात से पूरा सहमत हूं। मैं तो ईरान तो था ही वहां पे, लेकिन आज ईरान को इस वार के बाद तो और ज्यादा पावरफुल बना दिया, क्योंकि आप उसको मार तो पाए नहीं, उसको घायल करके छोड़ दिया आपने। या तो उसको पूरा फिनिश करो, रिजीम चेंज करो, वो आप कर नहीं पाए क्योंकि आपकी सीआईए फेल है। देखो इसके अंदर मैं मेन क्रेडिट दूंगा सीआईए को, सिर्फ फेल हो गई टोटली। अगर उनको नहीं पता था कि यहाँ पे इसको रिजीम चेंज नहीं कर सकते तो ट्रंप को ऐसी फालतू की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। ये टोटल फेलियर है यूएस का। मैं इसलिए यूएस को ब्लेम कर रहा हूँ कि यूएस बड़ी कंट्री है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। आपको मैं बता दूं, अगर किसी ट्रक को स्कूटर की टक्कर लगती है तो ट्रक वाले को दोषी माना जाता है। तो यहाँ पे जो मेन कंसर्न है या मेन जो गलती है वो यूएस की है। उन्होंने ईरान पे बगैर सोचे समझे अटैक कर दिया, रिजीम चेंज कर नहीं पा रहे थे तो चुपचाप बैठे रहते, हल्का सा उसको समझा लेते, कुछ कर लेते। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान पे हमला करके उसको अधमरा कर दिया, आज वो डेंजर सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड पहुंच चुका है। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने कमेंट्स दीजिए कि आप क्या सोचते हैं ईरान के बारे में, क्या सोचते हैं ट्रंप के बारे में, और क्या सोचते हैं कि क्या ये पीस टॉक सक्सेस होंगी जो पाकिस्तान में होल्ड की जा रही। हाँ, जहां तक मैं सोचता हूँ कि ये टेम्परेरी यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, लेकिन पीस यहाँ पे हो नहीं सकती। पीस के लिए आपको सिंसियरिटी चाहिए, पीस के लिए आपको एजेंडे चाहिए, पीस के लिए आपको सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है। इसलिए ये एक पार्शियल पीस होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन दोबारा से यहाँ पे पंगा हो सकता है, यहाँ पे दोबारा से वायलेंस हो सकती है, इसकी हमेशा से उम्मीद रहेगी। और प्रोग्राम खत्म करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप कुछ कहना चाहे तो उधर जी कह दीजिएगा। नहीं, मेरे ख्याल से सर आपने देखा कि ट्रंप ने काफी जो बड़े बड़े जनरल्स और एडवाइजर्स को हटाया अमेरिका में, सडनली उनको ओवरनाइट रिजाइन करने के लिए, क्योंकि इस पूरे ये जो खिचड़ी पकी है इसमें इनके जो कई काफी की मेंबर्स थे इनकी मिनिस्ट्री में, दे एडवाइज्ड हिम रॉन्गली। जो इसने रियलाइज किया कि यार ये तो दिस इज नॉट व्हाट एज आई वाज एडवाइज्ड एंड आई वाज एश्योर्ड, तो डेफिनेट उसीलिए हटाया। तो ठीक है, ट्रंप थोड़े रैश हैं, ट्रंप को ये लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, अमेरिका बहुत पावरफुल है, तो वो जो उनका भ्रम है वो ईरान ने बड़ी सक्सेसफुली तोड़ा है। और ईरान का पास ताकत है और उनका एक सर प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत अच्छी काम करती है। जब वहां पर कुछ बच्चे स्कूल टूटते हैं तो उसका पूरा हवा मचा देते हैं, बार बार होता रहता, पूरी दुनिया भर में चलता रहता है। लेकिन जब वो इजराइल के, देखिए इजराइल कहीं भी उनके सिविलियन एरियाज में बॉम्ब नहीं कर रहा इजराइल, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ईरान सीधा सिविलियन एरियाज के अंदर क्लस्टर बॉम्ब फेंक रहे हैं, जो बैन हो चुका है जाके, जो बड़ा खतरनाक है, और कंटिन्यूअसली वो उनके सिविलियन एरियाज में गोली मार रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम अभी जो ईरान का है, तो ईरान हैज टू बी कर्टेल, ईरान को अभी कमजोर करना ही पड़ेगा, रजीम चेंज होना ही चाहिए सर, बिकॉज
ये तो खाली 1948 से मतलब कुछ 70-75 साल पहले इन्होंने कब्जा किया, मुस्लिम इस्लामिक कब्जा किया ईरान के अंदर। 79 में। सो डेफिनेटली, एंड वो परवाह नहीं कर रहे ईरान की, इनके कोई लगाव नहीं। ईरान की इकोनॉमी खराब है, ईरान में वो लोग हजारों, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लोग मार देते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं करता। ये सेक्युलरिस्ट उसकी बात नहीं करते कि ईरान में कितना वो टेरर फैलाया हुआ है। तो ये जो टेरर जो फैलाया हुआ है, और ये दाढ़ी वाले जो बैठे हुए हैं, रिलीजियस लीडर्स जो बैठे हुए हैं वहां पर, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको हटाना बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर दैट विल बी वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।